अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मरियम नवाज पर लटकती खतरे की तलवार फिलवक्त हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने एवनफील्ड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सजा मुअत्तली के फैसले को बरकरार रखा है, जिसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त सुनेगा और एहतसाब अदालत के फैसले का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज लार्जर बेंच की समाअत बहुत अहम रही। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम खान पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपीलों की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के आगाज में नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि जमानत की दरख्वास्तें सुनते हुए और उन पर फैसला देते हुए मुकदमे के मेरिट को जेर बहस नहीं लाया जा सकता, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में ऐसा किया। मुकदमे के मेरिट को जेर बहस लाकर तफसीली वजूहात तहरीर की हैं। इस पर जस्टिस गुलजार ने कहा कि इस केस में नैब कानून के 14C का भी मामला है। हाई कोर्ट ने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों को बुनियाद बनाया है। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि हो सकता है कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को दुरुस्त तनाजुर में देखे बगैर अपने फैसले में लिख दिया हो, मगर जमानत मनसूखी के लिए आपके पास क्या दलाइल है? जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यह कानून है कि नैब मुकदमात में सिर्फ हार्डशिप केसेस में सजा मुअत्तल और जमानत दी जा सकती है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आपके लिए मुश्किल क्या है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन तीनों को बरी कर दिया है? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे ऐसा लग रहा है कि वो बरी हो जाएंगे। जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उबूरी हुक्मनामा इतनी तफसील से लिखने के बजाय मुख्तसर भी हो सकता था, लेकिन जमानत दी जा सकती है और अदालत ने मुकदमे के मेरिट को नहीं देखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन वक्ती होगी और जमानत के मुकदमात में ऐसा ही होता है। हो सकता है हाई कोर्ट का जमानत देने का उसूल गलत हो। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अगर मुल्जिमान जमानत का गलत इस्तेमाल करें तब अदालत से रुजू किया जा सकता है। नैब बताए क्या यह जमानत मनसूखी का केस बनता है? उन्होंने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की मनसूखी की इतनी जल्दी क्यों है, जबकि मुजरिम नवाज शरीफ पहले से ही जेल में है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ इस वक्त आज़ाद शख्स नहीं, जो शख्स आज़ाद नहीं उसकी जमानत क्यों मनसूख कराना चाहते हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का फैसला आर्जी है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर रहे। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं किया और ट्रायल कोर्ट में मुसलसल पेश होते रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से नवाज शरीफ सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरिट पर बात की तो असल केस पर असर पड़ेगा। वो गलती नहीं करना चाहते जो हाई कोर्ट ने की। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस के अलावा दौरान समाअत जस्टिस खोसा ने रिमार्क्स दिए कि अब मैं शेक्सपियर के नॉवल का हवाला दूंगा तो फिर मुझ पर नॉवल की बात करने का इल्ज़ाम लग जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब का कानून हमने नहीं बनाया, वाइट कॉलर क्राइम को साबित करने के लिए नया कानून बनना चाहिए या मौजूदा कानून में बेहतरी लाई जानी चाहिए, मगर ये हमारा काम नहीं है। दौरान समाअत जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि चीन में वाइट कॉलर क्राइम पर समरी ट्रायल होता है और फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मार दी जाती है। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि नैब का कानून खुसूसी कानून है और खुसूसी हालात में जमानत हो सकती है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि हाईकोर्ट के हुक्म से नैब का कोई नुकसान नहीं हुआ। शफाफ ट्रायल हर एक का बुनियादी हक है और हम यकीनी बनाएंगे कि अदालत के मुतमईन हुए बगैर किसी को सजा ना मिले। आखिर में नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है, इसलिए उबूरी हुक्मनामे को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तकरीबन आधे घंटे की समाअत के बाद ही चीफ जस्टिस ने साथी जजों से कुछ देर के लिए मुशावरत की और एक लफ्ज़ कहा कि डिसमिस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नैब की अपील खारिज कर दी। 6 जुलाई को एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन ट्रायड सफदर को सजा सुनाई। उन्होंने ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की, जिस पर 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की जानिब से सजा देने का फैसला मुअत्तल कर दिया और तीनों को रिहा करने का हुक्म दिया। फिर 22 अक्टूबर को नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया और फिर 6 नवंबर को दरख्वास्त की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस के बहुत सख्त रिमार्क्स सामने आए थे। चीफ जस्टिस ने कहा था
कि ये मेरी दानिस्त में, और ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को और कैप्टन सफदर को जमानत के फैसले पर ये रिमार्क्स थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मेरी दानिस्त में पहला मुकदमा है जिसमें हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तिल करते हुए तमाम हकाइक पर बात कर दी और ज़ेरे इल्तवा अपील पर भी कह दिया कि बादियों नजर में सजाएं बरकरार नहीं रह सकती। नैब ने यही चीज चैलेंज की, क्या जमानत देने का फैसला ऐसा होता है? हाईकोर्ट ने मुकदमे के तमाम हकाइक पर बात की। हाईकोर्ट जमानत की दरख्वास्त का फैसला करते हुए कैसे कह सकती है कि शवाहिद में नकाइस हैं? नकाइस ढूंढने के लिए फिशिंग की गई। कोई ऐसा फैसला बता दें जो इस तरह का हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि मेरे ख्याल में हमारे पास हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तिल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने मुल्क में फ़िक़्ह कानून को तब्दील कर दिया, उसको तबाह कर दिया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा मातहत अदालत में जाना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट तो मुकदमा ट्रायल कोर्ट भेजकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी की। ये चीफ जस्टिस के उस वक्त के रिमार्क्स थे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए थे कि असासे कैसे बने, कहीं से उड़कर तो नहीं आ गए थे, कहीं से मनोसलवा तो नहीं उतर आया था, पैसे दरख्तों पर तो नहीं उगते। उसूल कानून में मुल्जिम ने साबित करना था कि असासे किसके हैं। कानून वो होगा जो हम तय करेंगे। ये ट्रायल कोर्ट है ना हाई कोर्ट, ये मुल्क की आला तरीन अदालत है। ये वो रिमार्क्स थे जिसके बाद ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से शरीफ खानदान को रिलीफ नहीं मिलेगा। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे देगी। मगर अगली समात में सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दिया और उसके सामने 17 कानूनी सवालात रखे और आज लार्जर बेंच ने अपनी पहली ही समात में आधे घंटे में नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब ये फैसला नून लीग इससे मुतमईन नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ की तरफ से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि फैसला कानून के तौर पर दुरुस्त है। जो जमानत के फैसले होते हैं उसमें जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त के हवालों से उन्होंने कहा कि मुश्किल होती है। ये सारा का सारा मामला चलता रहा। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया। नैब की अपील मुस्तरद हुई है सर, उस पर क्या कहते हैं? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अदालत उज़्मा ने आप चलते जाएं हाई कोर्ट के बेल के फैसले को अपहोल्ड किया और हम सब अदालत उज़्मा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये फैसला किया। और वी ऑलवेज बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ और कानून की जो हकमीत है उसी को आगे चलना चाहिए। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ ने भी ट्वीट किया और लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। असल रिलीफ और खुशी तब होगी जब नवाज शरीफ घर वापस आएंगे। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्वीट करके फैसले को दुरुस्त करार दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। जमानत की मनसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती हैं। इस फैसले से अमली सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। अब ये बड़ी अहम बात है कि वो कह रहे हैं कि अमली सियासत में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसकी वजह यह है कि ये महज जमानत की मनसूखी के लिए नैब ने दरख्वास्त की थी। जो अभी असल बुनियादी अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है जिस पर फैसला दिया जाना है। इसके अलावा नवाज शरीफ अल अजीज़िया रेफरेंस में भी इस वक्त जेल में है। मरियम नवाज के लिए बहरहाल एक आर्जी रिलीफ ज़रूर है जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील पर फैसला नहीं देती है। नून लीग इस सारे के सारे मामले को कैसे देख रही है? राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा नून लीग। राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, ऐसा फैसला है जिससे नून लीग भी खुश है और हुकूमत भी कह रही है कि एक दुरुस्त फैसला है। ज़मानत के केसेस में आमतौर पर उनकी मनसूखी के लिए नहीं होता, आला अदलिया से मिलता है। नून लीग को अब जो फैसले आ रहे हैं, आज का जो फैसला है जिसमें जाहिर है मरियम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में हवाले से अब एक रिलीफ मिल गया जब तक कि तफसीली एक मेन अपील का फैसला नहीं आता। नवाज शरीफ साहब का एक केस की हद तक रिलीफ है मगर वो बहरहाल अजीजिया में इस वक्त जेल में है। मुतमईन है आप? देखें शाहजेब, मामला ये है कि एक जुडिशल बेसिक प्रिंसिपल, एक डिक्टम है कि फैसले बोलते हैं, जजेस नहीं बोलते। और फैसले जो हैं वो फैसले ख़ुद बताते हैं कि वो मेरिट पे हैं, वो मेरिट से हटके हैं और वो किस हद तक जो है वो कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हैं। अब ये केस जो है, इस केस में जो है वो नैब कोर्ट ने सज़ा दी। जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राइटली, एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं भी समझ सकता हूँ, राइटली उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन किया कि भाई जिस आदमी को, मियाँ नवाज शरीफ को आपने सज़ा दी है कि बियॉन्ड मीन एसेट में, तो इसकी इनकम क्या थी? उन्होंने कहा जी हमने कोई हिसाब नहीं लगाया। भाई उन एसेट्स की कीमत क्या है? कोई वहाँ पे केस फाइल में मौजूद नहीं है। तो इस बुनियाद पे उन्होंने वो जो है वो सज़ा सस्पेंड कर दी।
अब जब ये नैब ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, तो ये एक रूटीन की अपील थी और मेरे ख्याल में या मेरी अदना राय में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था और वो बड़ा वेल बेस्ड था। लेकिन हुआ ये अपील समाअत के लिए जो है वो मंजूर हुई, उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए उन्होंने बिल्कुल जो है वो एक थरथराहट जो है वो उन्होंने फरमाया कि ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो जूरिस्प्रूडेंस की जो है वो हिस्ट्री चेंज कर दी है। ये कैसा फ़ैसला है? इस फैसले को तो किसी कीमत पे जो है वो कायम रखा नहीं जा सकता, ये सस्टेन हो नहीं सकता, इसको तो सस्पेंड करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है वो लार्जर बेंच जो है वो तश्कील पा गया। आज लार्जर बेंच का जो फैसला है वो आपके सामने है। जब ये सूरत हाल होगी कि फ़ैसलों के साथ साथ जजेस भी बोलेंगे और जजेस का कहा और फैसला जो है वो दोनों मुख्तलिफ डायरेक्शन में होंगे, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे या ऐसी सूरत में अगर कोई बात किसी से जो है वो थोड़ा बहुत लाइन एंड लेंथ से बाहर हो जाए तो उसकी जो है वो माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए। राना सलाम साहब, अगर मसला जजेस रिमार्क्स अगर आपके खिलाफ दिए हैं तो फैसले आपके हक में भी आए हैं और प्रोसीडिंग्स के दौरान जजेस के कुछ भी रिमार्क्स हो सकते हैं, अहमियत फैसले की होती है। साथ में इस फैसले के बेंच में वही चीफ जस्टिस हैं, वही जस्टिस खोसा हैं, जस्टिस गुलजार भी हैं, ये वही जजेस हैं जिनके फैसले के खिलाफ आप कहते थे कि मेरिट पर नहीं है। आज इन्होंने ही फैसला दिया है जो आपको मेरिट के मुताबिक लग रहा है। शाहजेब, अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो सुप्रीम कोर्ट एक JIT बनाए, उस JIT की रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट के ऊपर नैब को ये हुक्म दे कि मियां नवाज़ शरीफ और उसके साथ मरियम नवाज़, हसन, हुसैन और कैप्टन सफदर के ऊपर जो है वो रेफरेंस दायर किए जाएं। उसके बाद जो है वो मॉनिटरिंग जज के ज़रिए से इस बात को इंश्योर किया जाए कि वो केस जो है वो डे टू डे चले और उसका जो है वो फ़ैसला हो और मियां नवाज़ शरीफ जो है वो जेल पहुँचे। और फिर एक और JIT बने, वो भी सुप्रीम कोर्ट बनाए, उसकी जब रिपोर्ट्स आएँ तो वहाँ पे बाकायदा कहा जाए कि छोड़ेंगे नहीं, अरबों रुपए के खांचे लगे हैं। और उसके बाद जब वो रिपोर्ट मुकम्मल होके आए, उस रिपोर्ट को जो है वो उठा के एक तरफ रख दिया जाए और नैब को नए सिरे से कहा जाए कि आप इंक्वायरी करें, उसमें कोई जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम भी ना लाया जाए और JIT की रिपोर्ट को कहा जाए कि ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या मुझे ये बात कहने की भी इजाज़त नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मजलूम है? मगर मसला है, आप क्योंकि आप पीपल्स पार्टी वाली JIT पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी तरफ आने से पहले एक बात बताएं ना, एक आप में एक तब्दीली है आप लोगों में। वो आप लोग बातें क्या करते थे खलाई मखलूक की, अदलिया के ऊपर तनकीद करते थे कि हम लोहे के चने हैं, इतनी आसानी से आप हमें चबाया नहीं जा सकता। मरियम नवाज़ का ट्विटर हैंडल होता था जिस पर ये सारी बातें होती थी, वो उनके ट्वीट्स बिल्कुल खामोश हो गए हैं। आप हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, वो भी कर रही हैं, मगर जो खलाई मखलूक की बातें, इदारों पर तनकीद की बातें, वो सब के सब नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो क्या नून लीग में ये एहसास हो गया है कि जो नवाज शरीफ साहब का पुराना बयानिया था उसका फ़ायदा नहीं हुआ? तो वो जो लोग थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, जो कहते थे कि इदारों पर तनकीद ना करें और मामलात को अब आगे बढ़ने दें, ये बात अब समझ में आ गई है मरियम नवाज साहिबा को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, इसलिए हुकूमत पर तो तनकीद करते हैं, इदारों पर मुकम्मल खामोशी। देखिए शाहज़ेब, मैं 2 दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब से जेल में मिला हूँ और मरियम नवाज़ साहबा से भी जो है वो ऑफ एंड ऑन जो है वो रब्ता या बात होती रहती है। मैं आज भी पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वोट को इज़्ज़त दो और सिविलियन बालादस्ती के ऊपर जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव है मियां नवाज शरीफ का, वो पूरी तरह से उसके ऊपर कायम है। लेकिन उस वक्त हम एक इलेक्शन की तहरीक में थे और हम उस बयानिए को जो है वो आवाम तक जो है वो पहुंचाना चाहते थे और वो जलसे हों, वो प्रोग्राम हों, उसके ऊपर जो है वो हमने वो सारी जो है वो बात की और उसको लोगों ने समझा, लोगों ने देखा, लोगों ने हर चीज़ को जो है वो ऑब्ज़र्व किया। अब जो है वो अब कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, अब ना तो कोई हम तहरीक चलाने जा रहे हैं और ना ही फ़िलहाल कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब एक जो भी हुआ और उसको हमने जिस तरह से भी सही, हमने सिस्टम की बेहतरी के लिए, हमने जमहूरियत के लिए, हमने मुल्क की बेहतरी के लिए कि मुल्क में अफरा तफरी इंतशार ना हो, हमने उसको एक्सेप्ट करके जो है वो पार्लियामेंट में हम बैठ गए हैं।
तो अब वहाँ पे जो है वो जो कहना ज़रूरी है वो हम आज भी कह रहे हैं। आज भी लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो स्पीच है वो आपने जो है वो कवर की होगी या आपने सुनी होगी। तो बात यह है कि हम अपनी उस बात के ऊपर, अपने उस बयानिए पे कायम हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस चीज़ को उसी अंदाज में जो है वो किया जाना चाहिए। बेवक्त की रागनी गाने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। मगर बेवक्त की कैसे है, क्यों नहीं हो रहे हैं? मगर केसेस तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के चल रहे हैं। अचानक उन केसेस में जो इल्जामात आप लगाते थे उस पर आप लोग मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए हैं। अपनी JIT का हवाला देके पीपल्स पार्टी की जो JIT है उस पर तनकीद कर रहे हैं अदालती रवैये पर कि हमारी JIT में तो ये बातें किया करते थे, इनकी JIT में ये बातें हैं। यानी आप चाहते हैं कि जो रवैया आप लोगों के साथ हुआ, जिस पर आप मुअतरिज़ थे, वही रवैया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी अदालतों का होना चाहिए? नहीं, हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ जो रवैया हुआ है हम उससे बिल्कुल नाखुश नहीं हैं, बल्कि हमने ये बात कही है, ऑन रिकॉर्ड है मेरी जमात, कि जो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो ज़्यादा कानून के मुताबिक है, कानून के करीब है। और जो फैसला हमारे बारे में हुआ था उसमें सिर्फ हमारी राय ये नहीं है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बल्कि जो गैर जानबदार हलके हैं, जो एक लॉयर कम्युनिटी है, उसमें जो इंतहाई सीनियर लोग हैं वो भी हमारी बात को जो है वो इंडोर्स करते हैं। और हमें उम्मीद है कि वो फैसले जब आप ट्रायल कोर्ट से हुए हैं तो जब जैसे जैसे वो हायर फोरम पे आएंगे तो हमें वहाँ से जो है वो इंसाफ मिलेगा। मतलब और आपने कहा कि गिराना और ऐसा कोई इरादा नहीं है, इंसाफ की भी आपको भरपूर तवक्को है। नवाज शरीफ बहरहाल अभी जेल में ही हैं, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मरियम नवाज के लिए एक रिलीफ ज़रूर मिल गया है, तो और शहबाज शरीफ साहब भी ज़ाहिर है अब तहवील में हैं। तो आपकी सियासत इस सिनेरियो में भी अब खामोशी से ही चलेगी, इदारों पर तनकीद किए बगैर और हुकूमत को टारगेट करते हुए मगर हुकूमत को गिराने के इरादे के बगैर? नहीं, देखें, जो बात अब अगर कल को दोबारा कोई अवामी राब्ते की सूरत पैदा होती है या उसकी ज़रूरत सामने आती है तो अवाम के सामने जब हम जाएंगे तो बिल्कुल अपना मौक़िफ़ जो है, जो हमारे साथ हुआ है और जो हम उसमें से जो हम समझते हैं कि वो इंसाफ नहीं है और वो गलत है, उसको बिल्कुल जो है वो अवाम के सामने जो है वो रखेंगे। अब भी पार्लियामेंट में जो बात, आप देखें ना, अब अगर नैब का अदारा एक जो है वो अमल कर रहा है और वज़ीर आज़म साहब जो है वो उसका रोज़ तहफ़्फ़ुज़ करने बैठ जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं और ये जो कुछ हो रहा है ये मैं कर रहा हूँ और मैं NRO नहीं दूंगा। उसके वज़रा जो हैं वो हर चीज़ के ऊपर जो है वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो फिर हमें इधर उधर की बजाय फिर जो लोग सामने बैठ के ज़िम्मेदारी कबूल कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और उनके ऊपर बात आज भी हुई है, जो गुजरा कल है उस वक्त भी हुई और अब आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला होगी और भरपूर तरीके से होगी। बहुत शुक्रिया, राना साहब मौजूद थे। जो फैसला आया है उससे खुश भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी कह रहे हैं कि दुरुस्त था। अपनी साथ जो JIT में हुआ अदालती रवैया उस पर एतराज़ भी कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ उसे फ़र्क को वाज़े करते हुए अपनी JIT की बात भी कर रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ वो कानून के करीब तर है। जाली अकाउंट्स केस में JIT रिपोर्ट पेश हो गई, 172 नाम ECL में डाल दिए गए, मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया, मगर अब भी बहुत सी बातें गैर वाज़ेह हैं जिनकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के बाद ही होगी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी मुसलसल JIT को तनकीद का निशाना बना रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि JIT की वजह से शुगर मिलों का भी काम रुका हुआ है। ये नुकसान माजी में बैंकों ने भरा, अब इदारों को भरना पड़ेगा। उन्होंने JIT को कानून से मावरा करार दिया। इसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट में तजवीज़ दी कि चेयरमैन नैब को तलब किया जाए और उन्हें पाबंद किया जाए कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने से पहले कमेटी की मंजूरी ली जाएगी। ये सारी की सारी बात आज जरदारी साहब की तरफ से की गई। जाहिर है इसके हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह रही है कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो मावरा कानून नहीं होते हैं। जो सलूक इन इदारों का एक आम शहरी के साथ होता है वही पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी होना चाहिए। मगर साथ ही तहरीक इंसाफ को नैब के हवाले से शिकायत भी है कि जिस तरीके से वो हेलीकॉप्टर केस को हैंडल कर रही है नैब, वज़ीर आज़म की तजलील कर रही है। ये वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कह चुके हैं। चेयरमैन नैब के हवाले से अपोजिशन की जमातें पहले ही एक ख़त लिखकर उन्हें
बुला चुकी हैं, उनसे मुलाकात की दरख्वास्त कर चुकी हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते चेयरमैन नैब भी उस मुलाकात के लिए आमादगी जाहिर कर चुके हैं, मगर अब तक ये मुलाकात नहीं हुई है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए खबरदार किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी नैब से खतरा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि वो हुकूमत नहीं गिराएंगे, ये हुकूमत खुद गिर जाएगी। ये सारी बातें आसिफ अली ज़रदारी ने की, मगर उन पर जो तनकीद हो रही है कि वो JIT के जो इल्ज़ामात हैं उनका एक एक करके जवाब दें और उनको गलत साबित करें, जिस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि काम अदालत में होगा। ये बात आज भी आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से नहीं की गई। JIT पे के लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं, जिसके हवाले से हुकूमती दावा है कि ये तो पूरा का पूरा एक केस बनाती है, जाली अकाउंट्स के हवाले से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ JIT देती है, उस पर आज भी नहीं बात हुई। पीपल्स पार्टी बहरहाल पूरी उम्मीद है कि उन पर माजी में भी मुकदमात बने, कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा। ये मामला अब नैब के पास है। एक कन्फ्यूजन बहरहाल ज़रूर मौजूद है। एक हफ्ता हो गया है सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स की तहकीकात करने वाली JIT की रिपोर्ट पर फैसला सुनाया, मामला नैब को भिजवा दिया और उसे 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का भी हुक्म दिया, मगर अब तक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म सामने नहीं आया, ना मुख्तसर फैसला आया, ना ही तहरीरी फैसला आया। इसलिए कन्फ्यूजन है और बहुत सा काम रुका हुआ है, क्योंकि हुकूमत ये कह चुकी है कि जब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा, रिटन ऑर्डर आएगा, उसके बाद फैसला होगा कि इन दोनों का नाम यानी मुराद अली शाह का नाम और बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ECL से निकालना है या नहीं, और हम उस फैसले पर अदालत में रिव्यू की अपील भी कर सकते हैं। तो वो फैसला आ नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल वर्बल ऑर्डर दिया था, मगर उस पर हुकूमत अमल नहीं कर रही है। 172 अफराद के नाम ECL पर हैं, क्योंकि मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ECL पर है, दूसरे बड़े सूबे के वज़ीर आला का नाम ECL पर है। ये लोग मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम तो ECL से निकालने का हुक्म दिया, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तफसीली फैसले का इंतजार है, और हुकूमत ये भी इशारा दे चुकी है कि वो नज़रसानी के लिए जा सकती है, क्योंकि हुकूमत समझती है कि मुराद अली शाह का नाम जाली अकाउंट्स केस में अहम किरदार है। आपने अपनी ही एक कमेटी बनाई, वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास के बाद उसने 20 लोगों को ECL से निकालने की सिफारिश की, वो रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर सब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला भी आया जिसमें हुआ कि इनका नाम ECL से निकालें बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का, तब हम उसके रिव्यू में भी जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप तो बाकायदा तौर पर पार्टी बन रहे हैं अब इस मुकदमे में। नहीं, तहरीके इंसाफ नहीं चाहती है, हुकूमत चाहती है। हुकूमत में और पार्टीज भी शामिल हैं। जो मुराद अली शाह साहब की हद तक हमारी एक पोजीशन है, हम पहले भी उनके इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं, हम अब भी समझते हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। खुसूसन मुराद अली शाह साहब के रोल को लेकर के गुंजाइश है कि शायद उसमें नज़रसानी में जाना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर मामला आगे चलता को दिखता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, फिर हुकूमत गौर करेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से नज़रसानी की दरख्वास्त कर सकती है। इस दौरान वज़ीर आला सिंध का नाम ECL पर ही रहेगा। ये सब कुछ फिलवक्त सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की वजह से रुका हुआ है। ECL के साथ साथ नैब के हवाले से भी कन्फ्यूजन है। नैब को 2 माह का वक्त दिया गया है कि वो तहकीकात करे, मगर नैब क्या करेगी, किसको बुलाएगी, किसको नहीं बुलाएगी, इस हवाले से वजाहत तफसीली फैसला आने के बाद ही होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिलावल और मुराद अली शाह का नाम ECL और JIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दे चुकी है, और नैब को JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर नए सिरे से तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें वो इन दोनों अफराद को भी बुला सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नैब चाहे तो किसी को भी बुला सकती है, दोनों अफराद को भी, मगर अब क्योंकि तहरीरी फैसला नहीं आया जिसकी वजह से हुकूमत ECL से इनका नाम नहीं निकाल रही, तो नैब कैसे तहकीकात करेगा। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद भी ये बात वाज़ेह नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो सूरत हाल वाज़ेह होगी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ गैर रिवायती मामलात सामने आ रहे हैं। बेंच की तश्कील के बाद बेंच को तोड़कर दोबारा तश्कील देने से मुताल्लिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के मोअज़्ज़िज़ जजेस का अपने ही चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ राय सामने आ रहा है। बात सिर्फ इख्तिलाफ राय तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जजेस सिस्टम की सालमियत से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद अब एक और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी चीफ जस्टिस का नया बेंच तश्कील देने के फैसले से इख्तिलाफ कर दिया है। आज से तकरीबन 7 महीने पहले 9 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक केस की समाअत की, और केस था खैबर पख्तूनख्वा में अस्पताल का फजला ठिकाने लगाने का। केस की समाअत के आगाज में ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया कि किस तरह ह्यूमन राइट्स सेल इस केस को आर्टिकल 184(3) के तहत शुरू कर सकता है, जिसके बाद ओपन कोर्ट में ही चीफ जस्टिस ने ये 3 रुकनी बेंच तोड़ दिया और बाद में 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस पूरे मामले पर
अपना एक जुडिशियल नोट लिखा कि मैंने एडवोकेट जनरल से आर्टिकल 184(3) पढ़ने का कहा, तो मोहतरम चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की और कहा कि वो बेंच दोबारा बना रहे हैं और अचानक खड़े हो गए जस्टिस फाइज ईसा के नोट के मुताबिक। इसके बाद शायद बेंच दोबारा बना दिया गया। उन्होंने लिखा कि मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे इस हवाले से कोई हुक्म नहीं दिया गया। ताहम बाद में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और मुझे इस बेंच से खारिज कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि यह मामला मेरे लिए बहुत तशवीश का बाइस है। मेरी मौदबाना राय में जब केस की समाअत हो रही हो तो इस तरह दोबारा बेंच तश्कील देने का कोई जवाज नहीं था और इसकी कोई मिसाल भी मौजूद नहीं। इस तरह निज़ाम की सालमियत को मजरू करने के नताइज संगीन हो सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आखिर में तहरीर किया कि मैं ये नोट लिखने पर मजबूर हूँ ताकि मेरे ज़मीर पर बोझ ना हो और मैं बतौर जज अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में जो तशवीश जाहिर की और बेंच की तश्कील से मुतालिक जो एतराज़ात उठाए और अपने आप को बेंच से हटाए जाने पर जो एतराज़ात उठाए, उनसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इत्तफाक किया। अहम बात यह है कि 7 माह पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 184(3) के स्कोप के हवाले से सवालात के बाद चीफ जस्टिस ने बेंच तोड़ दिया था, जिसके बाद 3 रुकनी बेंच 2 रुकनी बेंच में तब्दील हो गया था और जस्टिस मंसूर अली शाह इस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। यानी चीफ जस्टिस की सरबराही में इस 2 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ केसेस की समाअत की और अहम फैसले भी किए। मगर 7 माह बाद इस 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने लिए गए तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया और इन केसेस की दोबारा समाअत करने के लिए एक नया बेंच तश्कील देने का फैसला सुना दिया। और बेंच की तश्कील से मुताल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से इत्तफाक किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 1 जनवरी 2019 को इससे मुताल्लिक 6 सफ़ात का फैसला जारी किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस फैसले में लिखा कि मैंने अपने मोअज़्ज़िज़ भाई जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस केस से मुताल्लिक फैसला पढ़ा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह फैसला उस वक्त जारी किया जब 3 रुकनी बेंच, जिसका वो खुद भी हिस्सा थे, इस बेंच को दोबारा तश्कील दिया गया और जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेंच के मेंबर की हैसियत से निकाल दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा है कि उस दिन के बाद से मैं इंतजार करता रहा कि दोबारा तश्कील पाने वाले 2 रुकनी बेंच के सीनियर मेंबर यानी चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार इससे मुताल्लिक एक मुनासिब फैसला जारी करेंगे और जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का जवाब देकर बेंच के दोबारा तश्कील से मुताल्लिक वजाहत फराहम करेंगे। मगर आज की तारीख तक इस हवाले से कोई फैसला जारी नहीं किया गया और इस मामले को बेंच डिस्पोजल स्टेटमेंट में दिखाकर मुलतवी केस के तौर पर गलत जाहिर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस 17 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं, इसलिए बेंच के रुकन की हैसियत से मैं खुद को आईनी तौर पर पाबंद महसूस करता हूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार करूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि एक खुसूसी 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था ताकि वो 8 मई 2018 की तयशुदा कॉज लिस्ट में दर्ज केसेस मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में समाअत करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि इस खुसूसी 3 रुकनी बेंच ने पहला केस सुना और जब कॉज लिस्ट के तहत दूसरा केस सुनने लगे तो बेंच के रुकन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील से पूछा कि इस केस को ह्यूमन राइट्स सेल यानी इंसानी हुकूक का जो सुप्रीम कोर्ट का सेल है आर्टिकल 184(3) के तहत कैसे शुरू कर सकता है। इस मौके पर मैंने आर्टिकल 184(3) के मामले पर बेंच के बाकी 2 रुकन यानी चीफ जस्टिस और काजी फाइज ईसा के दरमियान बेचैनी देखी। मामले को मजीद बढ़ने से बचाने के लिए मैंने चीफ जस्टिस को उस वक्त तजवीज़ दी कि एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं ताकि बेंच के मेंबर्स इस मामले पर चैम्बर में बहस करें और खुली अदालत में शर्मिंदगी से बचा जा सके। मगर चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में ही ऐलान कर दिया कि बेंच टूट गया है और अब 2 रुकनी बेंच बहुत जल्द दोबारा तश्कील पाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि इस मामले के बाद 3 रुकनी बेंच टूट गया और नया 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस और मुझ पर मुश्तमिल तश्कील पा गया और उस केस की दोबारा से समाअत करने लगा जो पहले 3 रुकनी बेंच देख रहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि इस 2 रुकनी बेंच ने कॉज लिस्ट में मौजूद दीगर केसेस की भी समाअत की और इस दौरान मुझे जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को पढ़ने का मौका मिला, जिसके बाद ये ज़रूरी हो गया कि सुप्रीम कोर्ट कवानीन के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक बेंचेस की दोबारा तश्कील के कानूनी दायरे का जायज़ा लिया जाए और कानूनी पोजीशन का जायज़ा लेने के बाद मैं 2 रुकनी बेंच की तश्कील के फैसले पर
दस्तखत करने से इनकार करता हूं उस वक्त तक जब तक कि मेरे मोअज़्ज़िज़ भाई जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का जवाब नहीं दिया जाता। और मेरे इस फैसले की वजूहात ये है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वजूहात बताते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऑर्डर नंबर 9 के तहत चीफ जस्टिस के पास ये सवाबदीद है कि वो बेंचेस तश्कील दें। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स चीफ जस्टिस को बेंच तश्कील देने के इंतजामी इख्तियारात देते हैं, मगर जब एक दफा बेंच बन गया, कॉज लिस्ट जारी हो गई और बेंच केस की समाअत करने लगा, तो फिर बेंच तश्कील देने से मुताल्लिक इंतजामी इख्तियार चीफ जस्टिस के पास से अदालती साइड पर चला जाता है। यानी बेंच के पास ये इख्तियार चला जाता है, चीफ जस्टिस के पास नहीं रहता। बेंच का कोई भी रुकन किसी जाती वजह की बुनियाद पर केस सुनने से खुद को तो अलहदा कर सकता है, बेंच की दोबारा तश्कील उस वक्त भी हो सकती है जब तश्कील पाने वाला बेंच सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के खिलाफ हो। ऐसी किसी सूरत में बेंच एक फैसला जारी करता है और मामले को चीफ जस्टिस के सामने भेज देता है ताकि वो एक नया बेंच तश्कील दे दें। इसलिए जब एक बेंच तश्कील पा गया, कॉज लिस्ट जारी हो गई, केस की समाअत होने लगी, तो चीफ जस्टिस इन दी गई वजूहात से हटकर एक नया बेंच तश्कील नहीं दे सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि जब तक बेंच का एक रुकन खुद बेंच से अलहदगी इख्तियार करने का नहीं कहता, तो मौजूदा बेंच के मेंबर्स के दरमियान कोई भी इख्तिलाफ राय नए बेंच की तश्कील का कोई ग्राउंड नहीं बना सकती। किसी ऐसे ग्राउंड पर बेंच की दोबारा तश्कील अदलिया की आज़ादी के आईनी वैल्यू पर मनफी असर डालेगी। जुडिशल सिस्टम इस मफरूज़े पर तामीर किया गया है कि हर जज गैर जानिबदार और सही होने के साथ साथ अपनी आज़ादाना राय भी रख सकता है। इसलिए इस तरह बेंचेस की तश्कील किसी भी जज की आज़ादाना राय को घोंटने के मुतरादिफ है। कोई भी ऐसी कोशिश जिससे बेंच के एक रुकन के इख्तिलाफ राय को दबाना और खामोश करना गैर जानिबदार जुडिशल सिस्टम की बुनियाद को हिलाकर रख देगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में कुछ गैर मुल्की कानूनदान, प्रोफेसर्स और जजेस के अकवाल का भी हवाला दिया है, जिसमें से कुछ ये हैं कि एक जज कानून को जानता है और इस इख्तियार को भी जो कानून उसे फराहम करता है, लेकिन उसे इन हुदूद को भी सीखना होगा जो बतौर जज उस पर लागू होती हैं। एक और कॉल का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा कि एक जज को अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए। सब फानी लोगों की तरह जजेस भी गलती करते हैं। एक और कॉल का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा कि अगर हम जजेस अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लें तो हम अदलिया पर लोगों के एतमाद को मजबूत करेंगे। जजेस को अपनी तहरीर और सोच में मॉडेस्टी का मुजाहरा करना चाहिए और उसमें तकब्बुर नहीं होना चाहिए। इन तमाम अकवाल का हवाला देते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोबारा केस से मुतालिक अपना फैसला सुनाते हुए लिखा कि 2 रुकनी बेंच में बैठने की गलती मुझे तस्लीम कर लेनी चाहिए और यह एहसास मुझे लीगल पोजीशन का जायजा लेने के बाद हुआ। मैंने चीफ जस्टिस की जानिब से 2 रुकनी बेंच के फैसले पर दस्तखत नहीं किए और बेंच के जूनियर मेंबर की हैसियत से इंतजार किया कि चीफ जस्टिस इस हवाले से एक मुनासिब फैसला जारी करेंगे और जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का जवाब देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि मेरे ख्याल में जब एक दफ़ा बेंच बन गया था तो इसकी दोबारा तश्कील का इंतजामी इख्तियार चीफ जस्टिस के पास से चला गया था, यानी चीफ जस्टिस के पास नहीं था। इसलिए 2 रुकनी बेंच का दोबारा से क़याम और उसके सामने होने वाली तमाम समातें ना दुरुस्त हैं और ना कानूनी तौर पर बाइस पाबंद हैं। मैं अपने भाई जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से इत्तफाक करता हूँ कि चीफ जस्टिस का इस केस में दोबारा बेंच तश्कील देना बेमिसल और गैर ज़रूरी था, जो सिस्टम की सालमियत को मजरूह करता है। अब ये वो फैसला था जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फाइज ईसा की बेंच से अलहदगी और जुडिशल नोट के 7 माह बाद जारी किया और चीफ जस्टिस की सरबराही में जिस 2 रुकनी बेंच का वो खुद हिस्सा थे, इसके सामने होने वाली समातों को कलअदम करार देते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने इन केसेस की दोबारा समाअत करने की बात की और इसके लिए एक नया बेंच तश्कील देने के लिए कहा। साथ ही इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि अदालत रिकॉर्ड इन केसेस का सही स्टेटस जाहिर करे। इस पूरे मामले पर हम ज़रा तफसील से बात करेंगे। जो ह्यूमन राइट सेल है उस हवाले से आज खुद चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने एक बयान भी दिया कि किस तरीके से जो केसेस थे उस हवाले से। साथ ही हमारे साथ इस पर बात करने के लिए 2 साबिक
जजेस सुप्रीम कोर्ट के नासिर असलम जाहिद साहब और जस्टिस रिटायर्ड बजीउद्दीन साहब भी मौजूद होंगे। उनसे भी बात करेंगे कि ये बहुत अहम मामला है कि 2 सीनियर जजेस ने इख्तलाफ किया है चीफ जस्टिस से, और मंसूर अली शाह साहब ने तो एक जो बाकायदा तौर पर कहा है कि उन्होंने गलती की अगर वो इस बेंच का हिस्सा रहे, और किस तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात दुरुस्त थी। The Human Rights Cell of the Supreme Court has disposed of 1,07,000 applications, and the rate of providing relief to the people is around 85 to 86%. This is what I and my team, my brothers, those who have been with me on my bench, very earnestly and honestly tried our duty, to perform our duty. But I am leaving this, sir, for all history to judge, for you to judge, but with one very loud pledge to you all that what had been done was with honesty of purpose as nothing else. चीफ जस्टिस ये कह रहे थे कि जो कुछ किया गया ईमानदारी से किया गया। ह्यूमन राइट्स सेल जो है उसने बहुत ज़्यादा केसेस निपटाए। अब 2 साथी जजेस हैं वो एक बेंच के टूटने के हवाले से इख्तलाफ कर रहे हैं। 7 माह पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किया, और उसके बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में ये बात लिखी है। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद साहब मौजूद हैं, जस्टिस रिटायर्ड बजीउद्दीन साहब मौजूद हैं। नासिर असलम जाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी बजीउद्दीन साहब बहुत शुक्रिया। जस्टिस बजीउद्दीन साहब आप क्या कहिएगा जस्टिस मंसूर अली शाह में ये जो पहले ज़ाहिर एक जुडिशल नोट लिखा था जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, और जब जो बात जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखी है और अग्री किया है काजी फाइज ईसा साहब से? देखिए, मैं एक उसूल बता दूं। उसूल ये है कि अंग्रेज़ी में बताता हूँ, सब समझ जाएंगे कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। यानी इंसाफ होना चाहिए, लेकिन हर एक को अंदाज़ा हो, जो देख रहा हो या सुन रहा हो या पढ़ रहा हो, कि इंसाफ हुआ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा रिमार्क नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से आवाम में, लोगों में, अखबारों में ये आए कि इम्प्रेशन हो कि इंसाफ नहीं हुआ है। इसीलिए उसूल यही है कि अगर केस कोई सुन रहे हैं तो वो सुनते रहते हैं। अगर एक बेंच है, समझिए ए और बी, एक खान साहब हैं, एक अहमद साहब हैं, वो एक केस सुन रहे हैं, तो जब वो केस सुनते हैं तो जब चलता है, तो जब अगर वो उस दिन ख़त्म नहीं हुआ तो उस पर लिख देते हैं वो पार्ट हर्ड। पार्ट हर्ड का मतलब ये है कि ये जब दोबारा अब लगेगा तो हमारे ही सामने लगे। केस चलता है तो केस जो सुन रहे हैं जजेस, उनके हाथ में होता है। और अगर केस सुन रहे हों तो जो भी अथॉरिटी है, जो भी है, चाहे चीफ जस्टिस साहब हों, सीनियर जज साहब हों, तो जब कोई केस सुन रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करना नहीं चाहिए, मुनासिब नहीं होता। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर आप केस सुनते हुए किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इम्प्रेशन हो सकता है लोगों पे कि ये कोई मसला है इसमें। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसूल ये है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। तो उसूल यही होना चाहिए। जैसे बजीउद्दीन साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखें, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि एक मर्तबा अगर कोई केस किसी बेंच के सामने चलना शुरू हो जाए तो चीफ जस्टिस उस केस को उस बेंच से विड्रॉ नहीं कर सकते। न सिर्फ ये, बल्कि अगर तो कोई केस किसी बेंच के सामने या किसी सिंगल जज के सामने पार्ट हर्ड अगर हो गया हो तो चीफ जस्टिस उस केस को फिर किसी और बेंच में या किसी और सिंगल जज के पास नहीं लगा सकते। तो ये तो मैंने जिस वक्त के इस न्यूज़ को देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ कि ये इन द मिड्स ऑफ हियरिंग ये कैसे हो गया। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं कोई बेंच की प्रोसीडिंग्स के दरमियान आपस में जजेस में कोई जिसको कहना चाहिए कि अनप्लेजेंट बात अगर कोई एक्सचेंज हो गई, कोई इस तरह की बात हुई और चीफ जस्टिस ने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऐसा कर लिया तो गालिबन कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन अब उसके बाद जो मैंने ये मंसूर अली शाह का जो ऑर्डर देखा है तो दैट हैज़ लिटरली टेकन द विट्स आउट ऑफ मी।
क्योंकि ये तो मतलब जिसको कहते हैं कि मंसूर अली शाह बेंच में कंटिन्यू भी करते रहे, उसकी हियरिंग भी होती रही और कभी भी इस तरह की बात सामने नहीं आई। और इस तरह के मामलात में शाहजेब देखें, जुडिशल ऑर्डर्स पास नहीं हुआ करते। अगर तो कोई इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज हों, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, तो या तो जजेस जो हैं चीफ जस्टिस से अलग से बात कर लेते हैं, और अगर तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामला हो तो फिर फुल कोर्ट मीटिंग्स हुआ करती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट की। वहाँ पर इन मामलात को टेकअप किया जाता है और वहाँ पर वो रिजॉल्व कर दिए जाते हैं और फिर उन प्रोसीडिंग्स के मिनट्स भी बनते हैं और वो आइंदा फुल कोर्ट्स जो हैं उनके सामने वो मिनट्स जो हैं वो रखे जा सकते हैं और उनको रेफर जनरली भी किया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मंसूर अली शाह ने जो ये लिखा है ऑर्डर तो सही है, उसूली तौर के ऊपर बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक तो बहुत देर से लिखा। अगर तो लिखना भी था तो जल्दी लिखना चाहिए था, इतनी देर क्यों लगाई। फिर दूसरी बात यह है कि ये बुनियादी तौर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं। चीफ जस्टिस इज जस्ट अनदर जज ऑफ द कोर्ट। सिर्फ फर्क इतना है कि उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, दूसरे जजों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होती हैं। तो उनका इक्वल लेवल के ऊपर डायलॉग होता है, इंटरेक्शंस होते हैं। तो ये मामलात जो हैं इनको कोर्ट के लेवल के ऊपर रिजॉल्व होना चाहिए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये लिखा है कि उन्होंने उस वक्त कहा कि इसको चैम्बर में जाके मसले को हल कर लेते हैं जब उन्हें लगा कि दो जजेस के दरमियान, मोअज़्ज़ज़ जजेस के दरमियान जो मामला थे उन्हें ठीक नहीं लगे, मगर उसी वक्त बेंच तोड़ दिया गया खुली अदालत में, जिसके बाद ज़ाहिर है जुडिशल नोट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लिखा और अब ये मंसूर अली शाह साहब की बात सामने आई है। आपके अपने पूरे करियर में कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ कि चीफ जस्टिस ने ये किया हो, ऐसी कोई मिसाल मिलती है? वैसे 20 साल मैं जज रहा हूँ, उसमें हाई कोर्ट में भी रहा हूँ, शरीयत कोर्ट में भी रहा हूँ, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में भी रहा हूँ, फिर उस ज़माने में तो फेडरल लॉ सेक्रेटरी भी होते थे। अब तो उसके बाद जजिस केस के बाद अब वो नहीं बन सकते। 2 साल में इस्लामाबाद में फेडरल लॉ सेक्रेटरी रहा हूँ, तो 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल मैंने प्रैक्टिस की थी। तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस नहीं है कि जिसमें कोई सुन रहा हो और सुनते हुए उसको ट्रांसफ़र कर दिया। या तो ख़ुद जज लिख दे, या जज जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मैं अगर सक्खर जा रहा हूँ या मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो वो अगर मैं 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए गया तो मैं या तो ख़ुद लिख दूँगा, ना भी लिखूँ तो चीफ जस्टिस साहब का, जो सीनियर जज साहब हैं, उनका बिल्कुल इख्तियार है कि भाई ये 1, 1.5, 2 महीने के लिए चला गया है, असर होगा इस केस पे, इसका फ़ैसला नहीं होगा, तो इस केस को ऑर्डर किया जाता है कि ये इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट हर्ड एंड इट मे बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द रोस्टर, अकॉर्डिंग टू जो भी है। लेकिन जिस वक्त केस सुना जा रहा होता है तो जो जज सुन रहे होते हैं उनके हाथ में होता है, वो ये फैसला करते हैं कि ये पार्ट हर्ड होगा या नहीं। अगर वो लिख देंगे पार्ट हर्ड है तो वो पार्ट हर्ड ही समझा जाता है और उसी बेंच के सामने आता है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, अगर वो 6 महीने के लिए चला जाए या बहुत अरसे के लिए चला जाए। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम ज़ाहिद साहब, जैसे रिटायर्ड बजुद्दीन साहब, वो कह रहे थे कि जब एक दफ़ा बेंच बन जाए तो फिर इस तरीके से होता नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा भी। आज के प्रोग्राम में इतने, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।